नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र की इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि हमने ज्योतिष के बारे में जानना शुरू किया है और अभी अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल से हम किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। साथियों, आज मैं आपको किसी ग्रह के बारे में बात ना करते हुए एक जनरल से टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, जिससे आपको साथ समझ में आ जाएगा कि हमारे जो महर्षि थे या जो हमारे तपस्वी जो लोग थे जिन्होंने ज्योतिष का अनुसंधान किया था, वो लोग कितने ज़्यादा ज्ञानी थे और उन लोगों का जो साइंटिफिक जो तरीका था हर चीज़ को पता करने का, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। साथियों, अगर हम किसी से भी ये पूछें या जानने की कोशिश करें कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, या सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, बुधवार क्यों आता है, बृहस्पति क्यों आता है, सोमवार के बाद बृहस्पतिवार क्यों नहीं आ जाता, शायद हम किसी के पास कोई जवाब नहीं होता कि हाँ ऐसा क्यों है। ख़ास तौर पे जो पाश्चात्य लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी जवाब नहीं है। बस उनका कहना है कि हाँ डेट पड़ गई हैं तो पड़ गई हैं। लेकिन हमारे जो महर्षि थे, जो लोग कई सालों तो सदियों तक तपस्या करते थे या फिर अनुसंधान करते थे, जो तपस्या कुछ एक अलग चीज़ नहीं होती थी। वो सिर्फ होता क्या था, किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना और अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करना। और शायद यही सब एक मेडिटेशन का उनका एक रिजल्ट था, जिसकी वजह से वो सब लोग ये कर पाए। तो साथियों, आज अपने ज्योतिष का एक बहुत ही जो अजूबा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस हमारा जो क्रम होता है पर दिन का, वो किस तरह से निर्धारित होता है और इनका जो क्रम हमने जो हमारे महर्षि ने बनाया है उसका आखिर महत्व क्या है। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम 24 घंटे में 24 ही होरा होते हैं। होरा मतलब एक घंटे को हम लोग एक होरा कहते हैं और हर एक होरा का एक लॉर्ड होता है। उस लॉर्ड के हिसाब से ही, और जिस दिन पहली होरा जो होती है, किसी दिन जिस समय सूर्योदय होता है और उस समय जो होरा होती है, उसी होरा के नाम से ही उस दिन का नाम पड़ता है। साथियों, उन लोगों ने किस तरह से ये सब डिसाइड किया था कि हाँ आज सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और हाँ साथियों, अपने इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूँगा कि नक्षत्र आदि क्या होते हैं, इनको हम याद कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। और साथियों, मैं कुछ ये बातें ये भी करूँगा कि नक्षत्र का हमें जानना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि नक्षत्र हमारे ज्योतिष का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। और साथियों, तो अब ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा ना करते हुए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो दिनों का जो क्रम है वो किस तरह से निर्धारित होता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी से सबसे जो दूर ग्रह है वह है शनि। उसके पास पृथ्वी से उससे नज़दीक बृहस्पति, उससे पास मंगल। साथियों, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते, उसके जगह पे हम लोग सूर्य को ग्रह मानते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं कि अगर हम लोग किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और वही ट्रेन जब चलती रहती है तो हम लोग को ये लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है लेकिन बाकी सब चीज़ें पीछे भाग रही हैं। सेम उसी तरीके से ही मैंने आपको उदाहरण बता दिया आपको कि हम लोग इसी वजह से ही पृथ्वी को हम लोग ग्रह नहीं मानते, उसको हम एक पिंड के रूप में मान करके सूर्य को हम उसकी जगह पर ग्रह मान लेते हैं। तो पृथ्वी से फिर मंगल के पास जो है वो है सूर्य। सूर्य के बाद शुक्र जो पृथ्वी से थोड़ा पास है, फिर बुध और सबसे पास चंद्रमा। साथियों, आज ये बातें अगर हम सिर्फ सूर्य को छोड़ दें और बाकी इन सब की जो दूरियां हैं वो सब हमारे महर्षियों ने बहुत पहले बता दी थी, जिस समय की शायद बाकी लोगों के समझ में बात आती भी नहीं होगी कि कोई सूर्य क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारे महर्षि ऋषि वगैरह कितने ज्ञानी थे। तो अब मैं बात करता हूँ कि हाँ भैया, हमने इसके हिसाब से हम लोग किस प्रकार से दिनों का क्रम निर्धारित करते हैं। तो अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि चलो सोमवार से हमारा पहला दिन होता है, क्योंकि हमें स्टार्ट करने के लिए कोई तो एक दिन हमें पहला मानना पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए ये पहला दिन है, चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम
मैंने उदाहरण लिया है चंद्रमा का, उस तरह आप किसी भी दिन का उदाहरण ले सकते हैं, तो उस तरह से हम बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जिस दिन सूर्य उदय के समय जो हो रहा होता है उसी के नाम के अनुसार ही उसका दिन का नाम पड़ता है। तो अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से हम सोम की बात, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, तो हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं। अगर पहली हो रहा चंद्रमा की है तो उसे छोड़ करके हम 24 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। नेक्स्ट जो हो रहा अगले दिन सूर्योदय के समय होगी वो होगी मंगल की, और उस दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार। और भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगला दिन बुधवार। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हमारे जो महर्षि या ऋषि या जो भी ये शोध करता थे वो कितने ज्ञानी थे, कितना नॉलेज था उनके पास, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अभी और भी देख रहे हैं तो हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगला दिन बृहस्पतिवार। आप ऐसे ही काउंट करते रहिए, आपको दिनों का क्रम मिल जाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज जो चीज़ मैंने बताई है आपको, उस चीज़ को जान करके आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो साधारण तो नहीं थे, वो लोग अति वशिष्ठ थे। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो देश पे बहुत से जो आक्रमणकारियों ने जो इतना आक्रमण किया, जो हमारे जो सनातन धर्म की जो संस्कृतियाँ थी या जो उनकी बारीकियाँ थी उसको नष्ट भी किया। लेकिन फिर भी जितना हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम उसको ही देख लेते हैं तो वो कितने ज्ञानी थे हम सब समझ सकते हैं। और साथियों, मैं उनके ज्ञान के बारे में क्या बताऊं। वो लोग किसी भी जातक के जीवन के किसी भी घटना के बारे में घटी पल 1 सेकंड का भी हिसाब रखते थे कि हाँ, किस समय किस पल में कितने बजे कितने मिनट कितने समय किस सेकंड पे आप साथ घटना घटने वाली है। हम तो शायद अभी उनके आसपास भी कभी नहीं पहुंच सकते। अगर हम कभी उनके आसपास का महीनों तक भी पहुंच पाए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा कि हाँ, मैं उतना पहुंच सका। साथियों, ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, वो बहुत अथाह है। लोग उसमें जाते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से पानी भर के ले आते हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम कितना वहाँ उसमें समुद्र के अंदर जाते हैं, क्योंकि जितना हम अंदर गहराई तक जाते रहेंगे हमें सफल होने के चांसेस हमारे उतने ज़्यादा रहेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप किसी भी समुद्र में जब जाते हैं तो कुछ लोग वो होते हैं जो उस समुद्र से मोती ढूंढ के लाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहाँ जाते हैं और अपने सिर्फ कपड़े गीले करके चले आते हैं। तो अभी हम पे निर्भर करता है कि हम लोग वहाँ कपड़े गीले करने वाले हैं या समुद्र से मोती चुन के लाने वाले हैं, ये हम पे निर्भर करता है। साथियों, मैंने सिर्फ इसीलिए ही कि हाँ, आप लोग भी ज्योतिष का ज्ञान इकट्ठा करें, मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। और जैसा साथियों मैंने कहा था कि आपको मैं नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत नक्षत्र के बारे में बताता हूँ कि नक्षत्र होता क्या है और किस तरह से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। साथियों, जो नक्षत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। तो ज्योतिष का एक्चुअली स्टार्टिंग कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ। नक्षत्र क्या होते हैं और नक्षत्रों का उपयोग क्या है वो बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि नक्षत्र की किस तरह से हमें नक्षत्रों को डिवाइड किया गया है और क्या नक्षत्रों का उपयोग होता है। साथियों, नक्षत्र क्या होते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अगर हमें यहाँ से कहीं किसी दूर जगह पे जाना है तो हम लोग वहाँ बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ हम लोग एक पॉइंट रखते हैं कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए मतलब हमने इतनी दूरी तय कर ली, फिर अगला स्टेप उतनी दूरी तय कर ली हमने। तो साथियों, उसी हिसाब से हमारे जो महर्षि ऋषि थे उन्होंने क्या किया था, आकाश मंडल में उन्हें जो ग्रह दिखते थे, जो तारे दिखते थे, उन तारों के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते थे कि हाँ, अभी कौन सा ग्रह कहाँ पर है।
तो वो एक तरह से मील का पत्थर जैसे होता है ना, वो उस हिसाब से काम करते थे और नक्षत्र उसी तरह का ही होता है। साथियों, हमारा जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो कुछ इस तरह का है। अगर हम माने तो ये 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में हमारे 9 ग्रह, 12 राशियां होती हैं। साथियों, ये 12 राशियां हैं। अब हम माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां हैं। अब यहाँ मेष वृष आदि क्रम चलता रहता है। तो साथियों, अब होता क्या है कि एक जो ये पोर्शन होता है ये 30 डिग्री का होता है, क्योंकि ये जो सारा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। आपको ये पता है कि कोई भी व्रत जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड करें तो फिर एक पार्ट आता है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एक अगर आपकी राशि होती है तो उस राशि के हिसाब से 27 नक्षत्र हैं। 27 को अगर हम डिवाइड करते हैं 360 से, तो ये लगभग आता है आपका 13 डिग्री 20 मिनट के आसपास एक नक्षत्र आता है। तो ये नक्षत्र का हिसाब से होता है। साथियों, नक्षत्र का उपयोग क्या है? जब हम लोग कोई प्रेडिक्शन करते हैं, जब हम लोग किसी भी जातक के कुंडली के अंदर जब फलादेश करते हैं, तो नक्षत्रों का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि किसी राशि में बैठे होते हैं और वो हो सकता है कि वो उस राशि, वो उसकी नीच की राशि हो या कुछ राशि हो, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के भी काफ़ी अच्छा फल दे देते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि उस ग्रहों ने ऐसा फल क्यों दिया, या फिर कोई अच्छा ग्रह अपने उच्च की राशि में कहीं बैठा हुआ है, वो अपना फल नहीं दे पा रहा है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो किसी अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठा हो। अब शत्रु नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उस ग्रह के अंदर जो देने की जो पावर थी वो नहीं दे सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक अच्छा ऑफिसर हो, एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर है, अगर उसकी प्लेसमेंट या पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हो जाए जहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी और मतलब ख़राब स्थिति है, तो वो कितना अच्छा कर पाएगा? ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग एक अच्छे लोकेलिटी में हो जाए तो वहाँ पे कम मेहनत में ही काफ़ी कुछ कर सकता है। तो नक्षत्रों का वही हाल होता है। साथियों, मैं आज आपको ये बताऊँगा कि नक्षत्र के नाम हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं और उनके जो लॉर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथियों, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप लोग को मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आप लोग मेरी सिर्फ बातों को सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली राशि होती है अश्विनी, नक्षत्र पहला अश्विनी, देन माघा और मूल, और इनके लॉर्ड होते हैं केतु। फिर भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इसके बाद रोहिणी, हस्ता, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा। अब इसी तरह से इनके सारे क्रम होते हैं। और अब साथियों, एक भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति, शतभिषा।
इसके बाद पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभद्रा, पुष्या, अनुराधा, उत्तराभद्रा, और फिर अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। साथियों ये इनका सारे नक्षत्रों का क्रम होता है। अब इसी हिसाब से ही इनके लॉर्ड भी होते हैं, जैसे कि मैं बताया अश्विनी माघा मूला का केतु, उसके बाद फिर यहाँ पे शुक्र, उसके बाद यहाँ पे इसका कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा का सूर्य, उसका रोहिणी हस्ता श्रवणा का चंद्रमा, उसके बाद मृगशिरा चित्रा घनिष्ठा का राहु, आद्रा स्वाति सतभिषा का मंगल, उसके बाद फिर पुनर्वसु शाखा और पूर्वभद्रा का बृहस्पति, पुष्य अनुराधा और उत्तराभद्रा का शनि, फिर अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती का बुध। साथियों जो ये स्टार्टिंग के और एंड के जो ये नक्षत्र होते हैं, अश्विनी माघा मूला और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनको मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। साथियों जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं मूल में तो नहीं है। साथियों मूल में होने के अलग अलग फल हैं, मैं उन सब के बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आज ये इतना ही बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों अगर अब आपको याद करना है तो मुझे उम्मीद है इसमें काफ़ी आसानी हो जाती है कि अश्विनी माघा मूला केतु, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा शुक्र का, कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा सूर्य का, रोहिणी हस्ता श्रवणा चंद्रमा का, मृगशिरा चित्रा घनिष्ठा राहु का, आद्रा स्वाति सतभिषा मंगल का, पुनर्वसु विशाखा और पूर्वभद्रा बृहस्पति का, पुष्य अनुराधा और उत्तराभद्रा शनि का, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती बुध का। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं और याद करने में बहुत आसानी होती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि यदि किसी के बच्चे के जन्म कुंडली में बच्चा अगर मूल में पैदा होता है तो उसके अलग अलग फल होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा अगर पैदा होता है तो फिर अगर कोई बोलता है कोई मूल में है तो ज़रूरी नहीं है कि मूल में होने से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। साथियों अब आप देखिए कि जो मूल के जो नक्षत्र होते हैं बुध और केतु, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई ग्रह है किसी भी व्यक्ति का, अगर आपको देखना है कि उसके अंदर बुद्धि क्षमता कितनी है, आप उस व्यक्ति का बुध देख लीजिए। आप बताइए कि कोई अगर व्यक्ति का जन्म अगर बुध के नक्षत्र में ही हो जाएगा तो वो बंदा कितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। सेम हाल वही केतु का भी है। केतु अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा ग्रह है। केतु के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो केतु को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये लोग बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान और ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी होती है, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, मानता हूँ कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किलें भरी होती है, लेकिन वो लोग, आप जितने भी अच्छे नेता आपको मिलेंगे वो उनके कहीं ना कहीं मूल में जरूर से संबंध जरूर मिलेंगे, उन्हें कोई ना कोई ग्रह मूल में ज़रूर मिलेगा। तो साथियों हर चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ का हम एक ही पक्ष देखते हैं। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, अगर हेड है तो टेल भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पक्ष में होता है उसको देख के हम लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, जो चीज़ हमारे नेगेटिव में होता है उसे हम देख कर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो हर समस्या का समाधान जरूर होता है साथियों। और मेरा मानना यह है इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कर्म, आपका कर्म इस दुनिया में सब कुछ दे सकता है आपको, और कर्म के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडली अब तक देख चुका हूँ जिन कुंडलियों में एक से बढ़ के एक खराब से खराब योग थे, लेकिन उनके कुंडली का जो विवेचना करने के बाद जो मैं रिजल्ट निकल कर आया वो उससे कहीं अलग था। उनके साथ जो ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी वो बिल्कुल अलग थी साथियों। इसलिए जब तक आप अपने कुंडली का एनालाइज करना नहीं सीख जाते, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वैसे भेज सकते हैं, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और साथियों
कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँ, और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। साथियों, ये मेरा जो अभी प्रयास है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि साथियों मैं सिर्फ सीख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अगर मेरे को आपके जो प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से मैं काफ़ी कुछ और सीखता हूँ, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ और भी सीखूँ ताकि आप लोगों को भी सिखा सकूँ। साथियों, हो सकता है ये मेरा वीडियो कोई ऐसे इंसान में देख रहे हों जिनको मुझसे ज़्यादा अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके आप लोग मुझे जो आप सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए ताकि मैं भी कुछ सीखूं और आप लोग भी मुझसे कुछ सीखें। बाकी आप लोग मेरा जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।